हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज हम OSSTT LTR हिंदी कहानी सीरीज में जुड़ी एक कहानी जिसका नाम है गर्मियों के दिन, लेखक है कमलेश सर। चलो इस कहानी को पूरी तरह से देखते हैं। चुंगी दफ्तर खूब रंगा चुंगा है। उसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। देखते देखते शहर में बहुत सी दुकानें हो गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगाना यानी औकात का बढ़ाना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहाँ दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई। फिर बाढ़ आ गई और नए नए तरीके और बेलबुट्टे ईजाद किए गए। ओम या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नगद इनाम की सुनहरों या ललकारों पर लिखावट समाप्त होने लगी। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे चुंगी दफ्तर का नाम कितनी भाषाओं में लिखा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। आंसर होगा 3। चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी हैं। उनकी सूझबूझ का डंका बजता है, इसलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। देश विदेश के लोग आगरा का ताजमहल देखकर पूरब और आते हुए यहाँ से गुजरते हैं। उन पर असर पड़ता है भाई। और फिर मौसम की बात, मेले तमाशे के दिनों में हलवाई, जुलाई अगस्त में किताब कागज वालों, साहलाक में कपड़े वालों, और खराब मौसम में वैद्य हकीमों के साइन बोर्डों पर नया रोगन चढ़ता है। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो छपरों के भीतर दीवार पर गेरू या हीरामजी से लिखकर काम चला देते हैं। इसके बगैर काम नहीं चलता। अहमियत बताते हुए वैद्य जी ने कहा, बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वाले की दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़ी जरूरी चीज़ है। बाल बच्चों के नाम पर साइन बोर्ड है, नहीं तो नाम रखने की जरूरत क्या है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। कौन साइन बोर्ड लगा के कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए? अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे तो उत्तर होगा सुखदेव बाबू। पास बैठे रामचरण ने एक और नए चमत्कार की खबर दी। कल उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। हाँकेगा कौन? टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। ये सब जेब कतरने का तरीका है। वैद्य जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। मरीज से किराया वसूल करेंगी, सईस को बख्शिश दिलाएंगी, बड़े शहरों के डॉक्टरों की तरह। इसी से पैसे की बदनामी होती है। पूछो मरीज का इलाज करना है कि रोब दाब दिखाना है। अंग्रेजी आले लगाकर मरीज की आधी जान पहले सुखा डालते हैं। आयुर्वेदिक नब्ज देखना तो दूर, चेहरा देख के रोग बता दे। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना उनका सही कंपाउंडर खो जाएगा। कहते कहते वैद्य जी बड़ी घिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। वकील मुक्ता के लड़के डॉक्टर होने लगे। खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में जस आता है। वैद्य का लड़का वैद्य होता है। आधी विद्या लड़कपन में जड़ी बूटियाँ कूटते पीसते आ जाती है। तोला
मासा रत्ती का ऐसा अंदाज हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। धनंतरी वैद्य जी आगे कहने जा ही रहे थे, एक आदमी को दुकान की ओर आते देख चुप हो गए और बैठे हुए लोगों की ओर कुछ इस तरह देखने सुनने लगे कि वो एक गप लड़ाने फालतू आदमी ना होकर उनके रोगी हो। आदमी के दुकान पर चढ़ते ही वैद्य जी ने भांप लिया। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया दिखावा भी कुछ होता है। हो सकता है कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले, इसलिए अपना व्यवहार और पेशे की गरिमा चौकस रहनी चाहिए। अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, कहो भाई, राजी खुशी। उस आदमी ने जवाब देते हुए सिरे की एक कंस्टरिया सामने कर दी। यह ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगी 1-1:30 बजे के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगी। वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उबते हुए कहा, हकीमों वैद्यों की दुकानें में दिन भर नहीं खुली रहती। व्यापारी थोड़े ही है भाई, पर फिर किसी अन्य दिन और अवसर की आशा ने जिसे जबरदस्ती कहलवा लिया। खैर, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा ले, मैं रखता जाऊंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराबबंदी से क्या है, क्या होता है? जब से हुई तब से कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चालू हो गई हैं। सीरा घी के भाव बिकने लगा और इन डॉक्टरों को क्या कहिए, इनकी दुकानें होली बन गई है। लाइसेंस मिलता है दवा की तरह इस्तेमाल करने का, पर खुलेआम जिंजर बिकता है, कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहे तो तफसील देनी पड़ती है। जिम्मेदारी की बात है, पंडित जी ने कहा। अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं। सबकी रजिस्ट्री हो चुकी भाई। एरे गेरे पच कल्याणी जितने घुस आए थे उनकी सफाई हो गई। अब जिसके पास रजिस्ट्री होगी वह वैद्य कर सकता है। चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे, सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। वैद्य जी की बात में रस न लेते हुए पंडित उठ गए। वैद्य जी ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले, सफेद गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो। और वो एक बोतल उठा लाए जिस पर ओशोकारिस्ट का लेवल था। इसी तरह ना जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतलों में किस किस पदार्थ की आत्मा भरी है। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं जिन पर तरह तरह के अरिस्टों और आसबों के नाम चिपके हैं। सिर्फ पहली कतार में वही शीशियां खड़ी हैं, उनके पीछे जरूरत का और सामान है। सामने की मेज पर सफेद शीशियों की एक पंक्ति है जिसमें कुछ स्वादिष्ट चूर्ण, लवण, भास्कर आदि है। बाकी में जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तारपीन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे।
सफ़ेद के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे रुई के फाये चिपका दिए हो। ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी बोले, बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना। और यह जो जगह बच रही इसमें एक और द्राक्षासप की बोतल, दूसरी और खरल का तस्वीर, 8 हमारे पास मिडिल तक था, लेकिन यह तो हाथ सकने की बात है। चंदर कुछ ऊब सा रहा था। खामब्याह पकड़ गया। लिखावट अच्छी होने का यह पुरस्कार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बोला, किसी पेंटर से बनवाते, अच्छा खासा लिख देता, वो बात नहीं आएगी। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कुची नीचे रख दी। 5 रुपये मांगता था बाबू, 2 लाइनों के 5 रुपये। अब अपनी मेहनत के साथ यह साइनबोर्ड 10-12 आने का पड़ा। ये रंग एक मरीज दे गया। बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था। 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए। सो वह 2-3 रंग और थोड़ी सी बार्निश दे गया। 2 बक्से रंग गए, यह बोर्ड बन गया और एकाध कुर्सी रंग जाएगी। तुम बस इतना लिख दो, लाल रंग का शेड हम देते रहेंगे, हाशिया तिरंगा खिलेगा। वैद्य जी ने पूछा और स्वयं स्वीकृति भी दे दी। चंदर गर्मी से परेशान था। जैसे जैसे दोपहरी नजदीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल और लू का जोर बढ़ता जा रहा था। मुलाहिजे में चंदर मना नहीं कर पाया। पंखे से अपनी पीठ खुजालते हुए वैद्य जी ने उजरन के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकालकर फैलाने शुरू किए। सूरज की तपिश से बचने के लिए दुकान का एक किवाड़ भेड़कर वैद्य जी खाली रजिस्टरों पर खसरा खतनुइयों से नकल करने लगे। चंदन ने अपना पिन छुड़ाने के लिए पूछा, ये सब क्या है वैद्य जी? वैद्य जी का चेहरा उतर गया। बोले, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। नए लेखपालों को काम धाम आता ही नहीं। रोज कानून गो या नायब साहब से झाड़े पड़ती हैं। झक मार के उन लोगों को यह काम उजरन पर कराना पड़ता है। अब पुराने खाब पटवारी कहाँ रहे जिनके पेट में कवई कानून बसता था? रोटियां छीन गई बेचारों की। लेकिन सही पूछो तो अब भी सारा काम पुराने पटवारी ही ढो रही है। नए लेखपालों की तनख्वाह का सारा रुपया इसी उजरत में निकल जाता है। पेट उनका भी है। तिया पांचा करके किसानों से निकाल लेते हैं। लाए तो न तो खाए क्या। 2-3 लेखपाल अपने हैं, उन्हीं से कभी कभार हल्का भारी काम मिल जाता है। नकल का काम रजिस्टर भरने हैं। बाहर सड़क पीरान होती जा रही थी। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। सामने चुंगी में खस की टट्टियों पर छिड़काव शुरू हो गया। दूर हर हराते पीपल का शोल लू के साथ आ रहा था। तभी एक आदमी ने किवाड़ से भीतर झांका। आगे देखते हैं क्या होता है। वैद्य जी की बात शायद जो क्षण 2 क्षण बाद दर्द से बेचैन हो जाती होती गई। उनकी निगाह ने आदमी पहचाना और वे सतर्क हो गए। फौरन बोले, एक बोट आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। फुर्सत कहाँ मिलती है जो इस सब में सर खपाएं। और एकदम व्यस्त होते हुए उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया, कहो भाई क्या बात है? डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। कोस्मा स्टेशन पर खलासी होंगे साहब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वह खलासी बोला।
जब उसकी जरूरत का पूरा अंदाज करते हुए वैद्य जी बोले, हाँ, किस तारीख से कब तक का चाहिए? 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई, सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपया 4 लगेगी। वैद्य जी ने जैसे खुद 4 रुपये पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला ना लो तो 2 रुपये में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे यह उसका काम न होकर सोबरन सिंह का काम हो, पर वैद्य जी के हाथ नब्ज आ गई। बोले, वो हम पहले ही समझ गए थे, बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं। इज्जत का सवाल है, हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे, क्या करते हो। अब सोचने की बात है, विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। इससे घर की खेती नहीं है। कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। चंदन ने साथ दिया। अब इन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। 5 से कम मैं दुनिया छोड़ का डॉक्टर नहीं दे सकता। कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश में कहा, अरे दम मारने की फुर्सत नहीं है। ये देखो, देखते हो नाम, मरीजों को छोड़कर सरकार को दिखाने के लिए यह तफसीलवार रजिस्टर बनाने पड़ते हैं। एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, इन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज़्यादा जरूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना। कहते हुए उन्होंने तफसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने जैसी मुद्रा बनाकर कलम से कान कुरेदने लगे। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा। वैद्य जी सर झुकाए अपने काम में मशगूल देख दुकान से नीचे उतर गया। एकदम वैद्य जी ने अपनी गलती महसूस की। लगा कि उन्होंने बात गलत जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी कि टूट गई। कुछ एक समझ में ना आया तो उसे पुकार कर बोले, अरे सुनो, ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जयराम जी की कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं, सब ठीक ठाक है। रुक कर खलासी ने कहा। उसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले, 10 गांव शहर छोड़ के ठाकुर सोबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं। भाई, उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंदन ने बोर्ड पर आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया, लौट फिर आएगा। वैद्य जी ने जैसे अपने को समझा पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते हुए बोले, गवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। सोबरन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो जरूर वापस आएगा। गांव वालों की मूरी जरा मुश्किल से खुलती है, कहीं बैठ के सोचे समझेगा तब आएगा, और कहीं से ले लिया तो। चंदन ने कहा तो वैद्य जी ने बात दी। नहीं नहीं बाबू, कहते हुए उन्होंने बोर्ड की ओर देखा और प्रशंसा से भरकर बोले, वाह भाई चंदर बाबू, साइन बोर्ड जच गया, काम चलेगा। ये 5 रुपये पेंटर को देकर मरीजों से वसूल करना पड़ता, इक्का घोड़ा और एक खर्चा। बात एक है, चाहे नाक सामने से पकड़ लो
चाहे घुमाकर। सैयद अली के हाथ का लिखा बोर्ड रोगियों को चंगा तो कर नहीं देता, अपनी अपनी समझ की बात है, कहते हुए वे धीरे से हंस पड़े। पता नहीं वे अपनी बात समझकर अपने पर ही हंसे थे या दूसरे पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वह पांडु रोगी था। देखते ही वैद्य जी मुख पर संतोष चमक आया। वे भीतर गए, एक ताबीज लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो, 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। पांडु रोगी की बाहों में ताबीज बांधकर और उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो फिर बोले, यह विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं। बहुत सोचता हूँ उन्हें फिर से नकल कर लूँ। बड़े अनुभव की बात है, विश्वास की बात है बाबू। एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। होम्योपैथिक और भला क्या है, एक चुटकी शक्कर जिस पर विश्वास जम जाए बस। चंदन ने चलते हुए कहा, अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाना खाने नहीं जाएगा? तुम चलो, हम 10-5 मिनट बाद आएंगे। वैद्य जी ने तहसील वाला काम अपने आगे सरका लिया। दुकान का दरवाजा भटखुला करके बैठ गए। बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। बगल वाले दुकानदार बच्चनलाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आज खाना खाने नहीं जाए गए? हाँ, ऐसे ही एक जरूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, वैद्य जी ने कहा और जमीन पर चटाई बिछाई, कागज रजिस्टर मेज से उठाकर नीचे फैला लिया। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही ना था। रह रहकर पंखा झेलते, फिर नकल करने लगते। कुछ देर मन मारकर काम किया, पर हिम्मत छूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियाँ झाड़ने लगी। उन्हें लाइन से लगाया, लेकिन गर्मी की दोपहर समझ तिल लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़ों के बीच से मुंह निकालकर सड़क की ओर निहारा। एकाध लोग नजर आए। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बोर्ड का तार सीधा किया और उसे दुकान के सामने लटका दिया। धनंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में ताबीज की तरह लटक गया। कुछ समय और बीता, आखिर उन्होंने हिम्मत की। एक लोटा पानी पिया और जांघों तक धोती सरकार कर मुस्तैदी से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट हुई। चिंता से उन्होंने देखा। आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलूं, कहकर वैद्य जी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। कुर्ता उतार कर एक ओर रख दिया। इखरी छत की दुकान आंच सी तप रही थी। वैद्य जी की आंखें पूरी तरह नींद से बुझिल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय जरूर बीत गया था, नहीं रह गया तो रेस्टोरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधी की, पर नींद आती और चली जाती। न जाने क्या हो गया था। सहसा एक आहट उन्हें चौंका दिया। आंखें खोलते हुए वे उठकर बैठ गए। बच्चनलाल दोपहर बिताकर वापस आ गया था। अरे आज आप अभी तक गए ही नहीं, उसने कहा। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चनलाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतजार है क्या? हाँ, एक मरीज आने को कह गया है, अभी तक आया नहीं। वैद्य जी ने बच्चनलाल को जाते देखा तो
बात बीच में तोड़कर चुप हो गई और अपना पसीना पोंछने लगी। यहीं पर कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद।